नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आज बात करेंगे पॉलिटी पे। और पॉलिटी पे जो मैंने टॉपिक लिया है नागरिकता मतलब सिटीजनशिप क्या होती है, कैसे प्राप्त की जा सकती है, भारतीय सिटीजनशिप कैसे प्राप्त की जा सकती है और भारतीय संविधान में इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है और कहाँ से प्रणाली ली गई है, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। और पूर्व में जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उन पर भी चर्चा कर लेंगे। आइए जान लेते हैं। बात करें सिटीजनशिप की तो ये इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है, तो भारतीय संविधान में भाग 2 में इसका उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद कौन सा संबंधित, तो अनुच्छेद जो है 5 से 11 संबंधित है, याद रखिएगा। पहला प्रश्न यही पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख कहाँ पे मिलता है, तो भाग 2 में मिलता है। अनुच्छेद 5 से 11 संबंधित है, याद रखिएगा। यूपीपीएससी 2018 में प्रश्न ये पूछा गया था। आगे बात करते हैं, ब्रिटेन से एकल नागरिकता ली गई है। अब प्रश्न पूछा जाता है कि एकल नागरिकता जो है कहाँ से ली गई, तो ब्रिटेन के संविधान से ली गई, याद रखिएगा। और महत्वपूर्ण ये बन जाता है, एक और पूछा जाता है, तो ब्रिटेन के संविधान से संसदीय प्रणाली भी ली गई है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है एकल नागरिकता कहाँ से ली गई, तो ब्रिटेन से ली गई है। आपको इस तरीके से याद करना है, इस तरीके से पढ़ना है कि इसको वीडियो में ही याद हो जाए। अगर आप 2-3 बार अगर रीस्टार्ट करके वीडियो देखेंगे तो दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एकल नागरिकता अगर बोले तो कहाँ से, तो ब्रिटेन से, और संसदीय प्रणाली भी ब्रिटेन से ली गई है। अगर कहीं भी आपको नागरिकता सुनाई दे तो आपको ब्रिटेन याद रखना है। एकल नागरिकता सुनाई दे तो कहाँ पे, ब्रिटेन से ली गई है। ये प्रश्न काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है, छोटी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, यूपीपीएससी वगैरह में तो पूछा ही जाता है। आगे बात करें अनुच्छेद 5 में, तो अनुच्छेद 5 में किसकी बात की गई, तो अनुच्छेद 5 में जो है संविधान लागू होने के समय नागरिकता की बात की गई है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पे। आगे बात करें, जो भारतीय संविधान है वो कैसी नागरिकता प्रदान करता है, तो एकल नागरिकता प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान कैसी नागरिकता प्रदान करता है, तो एकल नागरिकता जो है प्रदान करता है। एकल नागरिकता कहाँ से ली गई, तो ब्रिटेन से ली गई है। आप 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अगर एकल नागरिकता बोले तो ब्रिटेन से। और ये यूपीपीएससी 2015 में 1994 में प्रश्न पूछा गया था, बार बार रिपीट होता है, ये याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 11। तो अनुच्छेद 11 में क्या बताया गया, तो अनुच्छेद 11 के तहत अगर देखा जाए, जो संसद है उसको ये शक्ति दी गई है कि वह जो है नागरिकता प्रदान भी कर सकती है और नागरिकता को समाप्त भी किया जा सकता है संसद के द्वारा। और जो है नागरिकता जो है उसके प्रति जो है कानून भी बना सकती है। कौन, तो संसद को ये शक्ति दी गई है कि वह नागरिकता प्राप्त कर सकती, मतलब प्राप्त करा सकती है, समाप्त भी कर सकती है और नागरिकता संबंधी जो है कानून भी बना सकती है। याद रखिएगा, कौन बना सकती है, तो संसद, याद रखिएगा। अब यहाँ पे यूपीपीएससी 2013 में प्रश्न पूछा गया था। अब प्रश्न यहाँ से इस तरीके से बनाया जाता है कि नागरिकता को समाप्त करना और नागरिकता को प्राप्त कराना ये किसके पास शक्ति है, तो संसद के पास है। और अनुच्छेद किस में उल्लेख मिलता है, तो अनुच्छेद 11 में उल्लेख मिलता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार देखा जाए तो भारतीय नागरिकता जो है 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। तो कौन कौन से प्रकार है, तो एक तो है जन्म से, एक वंश से, अधिवास से और पंजीकरण से, मतलब रजिस्ट्रेशन से, देशीकरण के द्वारा। तो 5 प्रकार से जो है नागरिकता प्रदान की जा सकती है और मतलब प्रदान की जाती है भारतीय नागरिकता। तो कौन सा जो है अधिनियम है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार 5 प्रकार से जो है भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो भारतीय जो कौन कौन से प्रकार हैं, तो जन्म से, वंश से, अधिवास से, पंजीकरण से, देशीकरण से। तो यहाँ पे जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, यहाँ पे प्रश्न बार बार पूछा जाता है। और ये देख लीजिए यूपीपीएससी 2016 में प्रश्न पूछा भी गया है। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछेंगे यहाँ पे 1 लाइनर में भी लिखे हैं, याद रखिएगा। एक महत्वपूर्ण ये प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ पे सम्मिलित किया गया है कि संपत्ति का अधिग्रहण जो है वो नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती, कि संपत्ति का अधिग्रहण से नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। जैसे किसी की संपत्ति हड़प लेना और उससे कहना कि भारतीय सरकार जो है, भारत सरकार है, उससे कहना कि मुझे नागरिकता, ये मेरी संपत्ति है, तो इस तरीके से नागरिकता को जो है प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है और क्या जो है शर्तें होती हैं, क्या शर्तें जो संसद ने बनाई हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं जो भारतीय नागरिकता जो है 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। वैसे ही अगर
बात करें कि समाप्त कैसे की जा सकती है, तो 3 प्रकार से समाप्त की जा सकती है। एक तो है कोई व्यक्ति जो है जो भारत में रहता है और कोई अदर देश में रहने लगा है, तो उसकी नागरिकता जो है वो स्वतः ही समाप्त हो जाती है। अब स्वतः ही समाप्त हो जाती है। जैसे एक उदाहरण लें तो हाल ही में आपने सुना होगा मिस वर्ल्ड वाइड जो बनी है ध्रुवी पटेल, वो रहने वाली भारतीय मूल की है, गुजरात की रहने वाली है। अगर आपने इनके बारे में वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। ध्रुवी पटेल जो है भारतीय मूल की है, गुजरात की रहने वाली है, लेकिन रहती कहाँ है, तो अमेरिका में रहती हैं। अब अमेरिका में रहने लगी है और रहती हैं, तो उनकी जो भारतीय नागरिकता है वो स्वतः ही समाप्त हो गई है। तो इस तरीके से ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो अमेरिका में रहते हैं, कहीं जापान में रहते हैं। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट में पढ़ा था कि कम से कम 2 लाख से एबव जो हैं भारतीय नागरिक जो हैं वो कहाँ रहते हैं, वियतनाम में भी रहते हैं। और अभी हाल ही में जो मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर आए थे उन्होंने भी बताया लगभग 2.5 लाख लोग जो हैं भारतीय रहते हैं मलेशिया में भी, याद रखिएगा। तो उन्होंने जो जहाँ अदर देश में जब रहने लगे हैं तो भारतीय नागरिकता जो है वो स्वतः ही समाप्त हो जाती है। पहला प्रकार तो ये हो गया। दूसरा प्रकार ये हो गया कोई नागरिक है वो नागरिकता को त्याग दे, तो ये दूसरा प्रकार हो गया। तीसरा प्रकार ये हो गया सरकार जो है वो नागरिकता को रद्द कर दे, तो ये तीसरा प्रकार हो गया। मतलब 3 प्रकार से जो है वो नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। एक तो वो जो है कोई अदर देश में रहने लगे तो क्या होगा, तो वो नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। फिर अपनी इच्छा से जो त्यागना चाहता है अच्छा से त्याग सकता है। दूसरा जो है सरकार जो है उसको नागरिकता से वंचित कर सकती है। तो ये जो है 3 प्रकार की जो है नागरिकता से समाप्त की जा सकती है, मतलब नागरिकता समाप्त की जा सकती है 3 प्रकार से। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 6। तो अनुच्छेद 6 में जो है क्या बताया गया, तो अनुच्छेद 6 में जो है पाकिस्तान से भारत को माइग्रेशन करने वाले लोगों को भारतीय नागरिकता की प्राप्ति संबंधी उपबंध किया गया है अनुच्छेद 6 में, याद रखिएगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि नागरिकता किस प्रकार कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है और कितने प्रकार से समाप्त की जा सकती है, इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है, तो ये पूछा जाता है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 7 में। तो अनुच्छेद 7 में क्या है, तो अनुच्छेद 7 में जो है पाकिस्तान को माइग्रेशन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार संबंधी उपबंध किए गए अनुच्छेद 7 में। फिर अनुच्छेद 8 में क्या किया गया, अनुच्छेद 8 में जो है भारत से बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार संबंधी का उपबंध किया गया। जो अधिकार नागरिकता के अधिकार जो है उसके संबंधी जो उपबंध किए गए, जैसे भारत से जो बाहर रहते हैं और उन्हें उसकी भी नागरिकता नहीं प्राप्त की है और भारत की नागरिकता है उनके पास, तो उपबंध कुछ किए गए अनुच्छेद 8 में, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पे। अगला अनुच्छेद दिया है अनुच्छेद 9। तो अनुच्छेद 9 जो है अभी मैंने पहले बात की थी कि जो नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त की जा सकती है, तो 3 प्रकार से समाप्त की जा सकती है, उसका लोप हो सकता है 3 प्रकार से। तो यहाँ पे वही अनुच्छेद 9 में ये कहा गया है कि कोई व्यक्ति है जो विदेश में रहने लगा है तो उसकी जो भारतीय नागरिकता है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, यह अनुच्छेद 9 में उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे ये प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अदर देश में रहने लगता है तो भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, तो इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 9 में मिलता है, याद रखिएगा। ये प्रश्न पूर्व की परीक्षाओं में पूछा गया है, याद रखिएगा। जहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है उस पर हम ज़्यादा जोर देंगे क्योंकि प्रश्न वहीं से फिर बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो है अनुच्छेद 9 ज़्यादा पूछा जाता है, फिर अनुच्छेद 11 ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान में उल्लेख कहाँ पे मिलता है ये पूछा जाता है। अभी आगे और बात करेंगे। फिर आगे बात करते हैं कोई विदेशी है जो भारत में रहता है और वो नागरिकता लेना चाहता है, लेकिन वो अभी आया और तुरंत बस गया और उसको नागरिकता मिल जाए भारतीय, तो ऐसा नहीं होता है। भारतीय संविधान जो है उसमें कुछ शर्तें हैं और जो संसद है उसने कानून बना रखे हैं, उस कानून के दायरे में अगर कोई काम करता है तब तो उसको नागरिकता दी जाएगी, वरना नहीं दी जाएगी। तो वैसे ही अगर बात करें कोई विदेशी है जो भारत में रहना चाहता है और भारत में अभी अभी बसा है तो उसको नागरिकता नहीं दी जाएगी। लेकिन जो संसद की कुछ शर्तें हैं, तो संसद की शर्तें क्या हैं, तो उसने ये बताया है कि कोई विदेशी अगर भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है देशीकरण से, तो वो क्या होगा, तो वो 12 वर्ष जो है भारत में बिताने पड़ेंगे, मतलब 12 वर्ष जो है वो रहना पड़ेगा उसको, उसके बाद भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। तो ये जो है भारतीय नागरिकता कैसे दी जा सकती है, तो देशीकरण के आधार पर जो है 12 वर्ष बिताने होंगे उसको, तब नागरिकता दी जाएगी। तो ये जो है शर्तें किसकी हैं, तो जो संसद ने ये शर्तें बनाई हैं, याद रखिएगा। अनिवार्य होगा 12 वर्ष रहना।
आगे बात करते हैं नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 1A के तहत अगर देखा जाए तो पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे। अगर भारतीय मूल का कोई व्यक्ति है और वो जो है रजिस्ट्रेशन से नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, मतलब पंजीकरण से नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, तो वो उसको 7 वर्ष बिताने होंगे। अगर कोई देशीकरण से प्राप्त करना चाहता है तो 12 वर्ष बिताने होंगे। दोनों पॉइंट अलग अलग हैं, याद रखिएगा। अगर कोई भारतीय मूल का है, जैसे अभी मैंने एक नाम लिया था ध्रुवी पटेल का, वो भारतीय मूल की ही थी, और अगर भारतीय मूल की हैं और उनको पंजीकरण के द्वारा जो है नागरिकता प्राप्त करनी है भारतीय, तो उनको 7 वर्ष फिर से बिताने होंगे भारत में, तब उनको नागरिकता फिर से दी जाएगी। अगर वो देशीकरण के आधार पर तो 12 वर्ष है, और अगर पूछ लिया जाए भारतीय मूल के व्यक्तियों को जो है अगर नागरिकता फिर से प्राप्त करनी है तो उसको 7 वर्ष बिताने होंगे भारत में फिर से, याद रखिएगा। यह नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5(1) के तहत याद रखिएगा। आगे बात करते हैं संसद के कुछ नागरिकता प्राप्त कराने के शर्तें हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे संसद के पास ही शक्ति है, तो वही कानून बनाएगी, वही शर्तें रखेगी। फिर बात करते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का। ये प्रभावी होता है 10 जनवरी 2020 से प्रभावी होता है। इसमें प्रावधान क्या किया है, इसमें जो है 31 दिसंबर 2014 को उससे पूर्व आकर भारत में रहने वाले अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनों, पारसियों, ईसाइयों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। मतलब इसमें ये कहा गया है, जो संशोधन अधिनियम 2019 का है, तो इसमें कहा गया है कि 2014 से जो पहले जो आकर बसे हुए हैं तो उनको जो है अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। तो ये जो है अभी पहले जो चर्चा की थी 4 महीने 5 महीने पहले चर्चा भी आई थी कि कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे थे, कि कुछ लोग ये कह रहे थे कि जो मुसलमान हैं उनको बाहर कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। सरकार ने कहा कि 2014 से जो पहले आए हुए उनको अवैध नहीं माना जाएगा, ये बताया है सरकार ने। आगे बात करते हैं ये अधिनियम संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। जो संशोधन अधिनियम जो 2019 का है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का, वो किस पे लागू नहीं होता, तो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। ये 6वीं अनुसूची में ये जो है राज्य बताए गए थे, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, ये अधिनियम ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत इनर लाइन में आने वाले क्षेत्रों पर भी लागू नहीं होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा जो याद रखना है कि नागरिकता का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ पे मिलता है, तो भाग 2 में मिलता है। अनुच्छेद जो है 5 से 11 संबंधित है। फिर पूछा जाता है कि नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, तो 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, याद रखिएगा। फिर कितने प्रकार से समाप्त मतलब लोप हो सकता है, तो 3 प्रकार से लोप हो सकता है। फिर अनुच्छेद जो 11 है, अनुच्छेद 11 में संसद को यह शक्ति प्रदान की गई, संसद जो है नागरिकता प्राप्त भी करा सकती है, समाप्त भी कर सकती है, उस पर कानून भी बना सकती है। ये भी याद रखना अनुच्छेद 11। तो अनुच्छेद 11 जो है वो याद रखना है। अनुच्छेद 9 जो है वो भी याद रखना है। अनुच्छेद 9 में क्या बताया गया, तो अनुच्छेद 9 में ये जो है कि ये बताएगा कि कोई व्यक्ति है जो बाहर रहने लगा है और उसकी जो भारतीय नागरिकता है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, याद रखिएगा। फिर 1-2 पॉइंट और महत्वपूर्ण, मतलब देशीकरण से जो भी नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, जो विदेशी अपने भारत में आना चाहता है और नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, तो उसको 12 वर्ष बिताने होंगे देशीकरण के आधार पर जो नागरिकता प्राप्त करेगा। फिर आगे बात करते हैं, कोई भारतीय मूल का है और बाहर रहने लगा और फिर से भारत में रहना चाहता है और भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, तो उसको 7 वर्ष बिताने होंगे। तो ये जो है ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो आशा करते हैं आपको जो सिटीजनशिप है उसके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उन पर चर्चा की। अगर आपको लगे वीडियो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है तो आप लाइक शेयर कर जरूर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जल्दी से जल्दी और नए से नए अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।